डायरेक्शन डिटरमाइंस दी डेस्टिनेशन। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी डायरेक्शन के साथ हम आ गए हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यार सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में फैराडे साहब तक पहुंचने के पहले चाहिए पड़ता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसा कि मैंने तुम सबसे बोला, डायरेक्शन डिटरमाइंस द डेस्टिनेशन, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सब तरफ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ की बात करूं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ है। बट अगर मैं अपने हाथ से बोलूं कि यार इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, वो लिमिटेड हैं। नदी तो चारों तरफ बह रही है दोस्तों, पानी ही पानी है, बट मेरी बाल्टी में कितना पानी है वो डिटरमाइन करेगा कि मेरे घर में कितना पानी है। और वो उस रिवर के अंदर या नल के अंदर जब मैं लगाऊंगा तो उसके अंदर जो आ रहा है वो उसके अंदर स्टोर्ड है। उसी तरह से जब मेरे पास एक कॉइल है तो उस कॉइल से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली, वो डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ क्यों गए? अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चारों तरफ थी, मुझे सिर्फ इस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए थी, और उसे ही मैंने बना दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हुई, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस, यानी किसी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं वो डिसाइड करती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप खुद ही सोचो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है तो लाइंस पास पास होंगी। जैसे अपन बोलते हैं पोल के पास बहुत पास पास होती हैं, थोड़ा दूर जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती हैं। उसी तरह से जब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा होगा, हर चीज उसी के नाम है अलग अलग, तो जो ये पास हो रही है लाइंस वो पास पास होंगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगी। सो यहां पर अपने पास जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो ये आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और दूसरी बात ऑब्वियसली, जैसे अगर तुम्हारे पास बड़ी बकेट होगी तो जब तुम उसको लगाओगे तो पानी भी ज्यादा आएगा। उसी तरह से जब हमारी कॉइल जो है उस कॉइल का एरिया अगर बड़ा हुआ तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिखा के आई है अपन को, जहां पर अपन फाई ई लिखते थे यहां पर अपन फाई एम लिख रहे हैं। अब अगर अपन इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा B इंटू ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ए क्या है? हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस कॉइल का, उस सेक्शन का जहां से अपन को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है। ये बात तो समझ में आ गई बाबा जी। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आना चाहिए। एसआई सिस्टम में वो कांस्टेंट 1 होता है, भूल जाओ उसको। अब आ जाओ जरा जल्दी से इसकी यूनिट पर। वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यूनिट अपन लोग E इंटू ए करके न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर कर देते थे, या वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करके वोल्ट इंटू मीटर कर देते थे। जल्दी जल्दी मैंने तुम्हें रिवाइज करा दी। खैर, यहां पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है जो अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ के आए हैं, टेस्ला, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वेबर। टू गिव ऑनर टू सर वेबर। इसीलिए जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो है वेबर, और इसकी जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, या उसके पहले सीजीएस की बात करें तो सीजीएस यूनिट इसकी निकल कर आएगी हमारे पास मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या हो जाएगा? गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर रिलेशन देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अब इसको याद करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है खास, बट ठीक है, फिर भी 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अब आ जाओ जरा इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बी का, और क्योंकि तुम्हारे पास एरिया है, एरिया का आ जाएगा एल स्क्वायर। अगर बी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का क्या आता है? बिल ना। तो F इज इक्वल टू BIL वाले फॉर्मूले से सबसे पहले बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा MT-2A-1, L0 आता है उसमें।
एरिया का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml2t-2a-1। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स B × A है। एक्चुअली में अगर मैं इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखूं तो मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोला था, नॉर्मली। नॉर्मली का क्या मतलब था यार? नॉर्मली का मतलब ये था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो एरिया के साथ 90 डिग्री बनाए, सरफेस के साथ। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सरफेस से नॉर्मल होती है। जैसे अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये डायरेक्शन है, अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये डायरेक्शन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब सरफेस से नॉर्मल। तो अब खुद सोचो कि अगर ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, ऐसा ये सरफेस से, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तभी तो नॉर्मली होगा। सरफेस से नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली हो। तो यार मैंने यहां पर क्या किया, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को तो वैसे ही रखते हैं, बट एरिया थोड़ा सा वियर्ड हो गया, यानी कि एरिया वेक्टर किसी एंगल पर आ गया। अब जब एरिया वेक्टर किसी एंगल पर आ गया तो मुझे तो वो एरिया वेक्टर लेना है जो कि फील्ड के पैरेलल हो, या फिर वो फील्ड लेनी है जो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो या सरफेस से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, मैंने एरिया को रिजॉल्व कर दिया, और जब मैं एरिया को रिजॉल्व करूंगा तो इस साइड आ जाएगा a cos थीटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा a sin थीटा। ए साइन थीटा मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके कारण जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और उस केस में मेरा कोई फ्लक्स नहीं आने वाला। आएगा किस केस में? कॉस थीटा वाले केस में, क्योंकि वो पैरेलल हो जाएगा। तो मेरी जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल कर आने वाली है यहां पर, वो फ्लक्स निकल कर आने वाली है phi = B × A cos थीटा। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, क्यों डॉट प्रोडक्ट है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर और ये cos थीटा, A डॉट B cos थीटा, वो पुराने वाले पाप अपने। तो A डॉट B = AB cos थीटा। तो अगर यहां पर देखूं तो B × A cos थीटा विल बिकम B डॉट A, और यहां से ये निकल कर आ गया कि बड़े भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, यहां खुशखबरी है, यहां खुश होने का टाइम है, क्योंकि अब तुमको डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुमको सिर्फ और सिर्फ उस मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड देखना है और कुछ नहीं देखना। बट एंगल तो आ रहा है ना यहां पर, तो एंगल के बेसिस पर तुम में से कई लोगों को डाउट होगा साइन थीटा वाला क्यों नहीं लिया। अभी समझ में आएगा साइन थीटा वाला क्यों नहीं लिया, उससे तुमको एक आइडिया दे दूंगा मैं कि कैसा दिखने वाला था वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब आता है अपने पास एंगल का लॉजिक। एंगल का लॉजिक क्या कहता है यार, कि अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है का मतलब समझ गए तुम लोग, यानी कि यार ये अपने पास फील्ड है तो एरिया वेक्टर यहां है, बट 90 डिग्री से कम है। ठीक है, सो ये मेरे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा इस रेंज में कहीं पे भी हो सकता है एरिया। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जब भी लीविंग होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इस तरफ कब होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ लीव कर रहा होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लीव कर रही है वो हमेशा पॉजिटिव। जो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर आएगी, मतलब मैं यहां से देखूंगा तो एरिया वेक्टर उल्टा मेरी तरफ आएगा, तो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो वो कहानी हो गई ये इंटरिंग। और अगर मैं देखूं 90 डिग्री, वो साइन थीटा वाला लॉजिक। अगर आपका कॉइल का एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर आ जाएगा अपवर्ड्स, और ये फील्ड है आगे की तरफ। अब खुद सोचो यार, तुम सामने से देखो, सामने से तुम, अगर ये कॉइल है, अब अगर कॉइल ऐसी है तो तुम्हें दिख रही है, बट अगर कॉइल ऐसी है और सामने से आ रही है तो यार एक लाइन दिखाई देगी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई एरिया दिखाई नहीं दे रहा। तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो गई, तो फिर किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोई लाइंस नॉर्मली पास नहीं हो रही हैं। तो मेरा जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आ जाएगा। सो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब एक और केसेस मानते कहां है अपने आप को? व्हेन द सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है। अब क्या करें बाबा जी? अरे कुछ मत करो यार, हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसी दिन के लिए तो मैथ्स को हम लोगों ने फिजिक्स की हेल्प के लिए बनाया था कि आ जाओ जरा जल्दी से। जब एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेंगे।
उसकी डायरेक्शन मान लो, उसका एरिया हो गया DA या DS भी लिखा होता है कई बुक्स में, कोई इशू नहीं है, आप बस मेंशन कर दो ये है क्या। और B के साथ वो कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जैसे अभी हमने पढ़ा था B डॉट ए, यहां पर अपन पढ़ेंगे B डॉट DA, क्योंकि एरिया बहुत छोटा सा लिया हमने और हम कर देंगे इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट, और जैसे ही तुम इसको इंटीग्रेट करोगे फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट DA, यानी कि आपके पास फॉर्मूला आ चुका है इंटीग्रेशन B डॉट DA या फिर B डॉट DS, जो आप लेना चाहो। भाई मैंने आपको तैयार कर दिया है अब बिल्कुल लॉन्चिंग के लिए, किसकी तरफ, फैराडे के फर्स्ट लॉ की तरफ, जो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट हमने जो इस वीडियो में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्मली पास होती हैं किसी सरफेस एरिया से, दैट डिसाइड्स इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। SI यूनिट होती है वेबर, CGS यूनिट होती है मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया था, ML2T-2A-1, और हमने थीटा वाले एंगल पर भी बात कर ली। अगर एंटर करेगी तो नेगेटिव, लीव करेगी तो पॉजिटिव, 90 डिग्री होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी 0। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैराडेज लॉस की और लेंज की तरफ चलेंगे। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।